हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल उनके लिए बड़े बहुत धमाकेदार वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और एक लड़का फेल नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी। इतना अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और इस बार टारगेट जो हम लोगों का है 95 नंबर है 100 में, ठीक है। और उसको दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी इस बार, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को सारे प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, निबंध, सब कुछ मैं कराने वाला हूँ। देखो, पहला प्रश्न यह है, मुझसे पहले ही आंसर आप लोग बता दो। क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है कौन सी है, बताइए। मेरी जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौध? बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का बहुत प्यारा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी पे क्लिक कर दो, मेरी असफलताएं। इतना प्रैक्टिस करा दिया हूं आप लोगों को कि एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बस एग्जाम में बैठोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, इतनी गारंटी है मेरी। देखो, दूसरा प्रश्न क्या है कि रस मीमांसा क्या है। रस मीमांसा के जो लेखक हैं कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारों? जो कमेंट करके जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि गुलाब राय हैं, कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती हैं? जल्दी से बताइए, रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा का ए ऑप्शन पे क्लिक कर दो। रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, देखो क्या है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? बता रहा है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, कि ठेले पर हिमालय, कि दृष्टिकोण, कि नदी के द्वीप? बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध जो है कौन सा है? तो तीसरे का मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो। तीसरे का ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम है। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है यहाँ पे कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। देखिए, कृति कंकाल, देखो कंकाल जो है कृति का नाम है। अब पूछ रहा है इसके लेखक कौन है। जे शंकर प्रसाद जी हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि आपके राम कुमार वर्मा जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं? बताइए कमेंट करके। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो भूलना मत आप लोग, ठीक है। इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसे मैं साइड करता हूँ और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मुझसे पहले आंसर आना चाहिए, बता देता हूँ। इतना हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रखा है कि ये क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो, 5वां। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, की ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, की ऑप्शन सी जनेन्द्र कुमार, की ऑप्शन डी यहाँ पे कृष्णा सोबती? बताइए निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए छाया और प्रभा, ऑप्शन बी मर्यादा और हंस, ऑप्शन सी जो है सुधा और हंस, और ऑप्शन डी जो है सरस्वती? बताइए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं कौन है इन चारों में से? बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वह मर्यादा और क्या है, हंस है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर देखो 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि गेहूं, देखो क्या है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, बताना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताओ। रामविलास शर्मा जी की, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की, कि प्रेमचंद्र जी की, कि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों बी पे क्लिक कर दो। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां, देखो क्या है, लहरों के राजहंस। देखो कितना प्यारा प्रश्न है क्या। लहरों के राजहंस के जो लेखक का नाम है क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश है, कि प्रेमघन है, कि गुलाब राय है,
कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बताइए लहरों के राजहंस के लेखक का नाम आपको लोग को बताना है। 8वें का ए पे क्लिक कर दो, कौन है? मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि मेरी आत्मकथा, प्रश्न है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं, कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं? बताइए मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 हो गया। आगे अगर हम बात करें, चलो प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है कितनी? शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है, बताइए 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से लेकर 1947 तक? बताइए शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल जवाब दोगे, ये तो प्रश्न रटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, 1919 ईस्वी से 1938 तक मानी जाती है। आगे अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, देखो प्रश्न नंबर 11 यह है कि उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक कौन है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, कि भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि यशपाल हैं, कि वृंदावन वर्मा जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करो, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं, कि गुलाब राय जी हैं, कि मुंशी इंसाल्लाह खां जी हैं, कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं? कलम के सिपाही के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना, अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, तो देखो प्रश्न नंबर 13 यह है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है? बताना है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक की निबंध? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 13 का बी पे क्लिक कर दोगे, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगर हम 14 की बात करें, प्रश्न नंबर 14 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी जी, जयशंकर प्रसाद जी, की विष्णु प्रभाकर, की मोहन राकेश? बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी पे क्लिक कर दो, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। 14 का बी। ठीक है, चलिए तो ये भी प्रश्न हो गया। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ, और प्रश्न नंबर 15वां जो है उसको देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कि अर्धनारीश्वर के लेखक, कितना प्यारा प्रश्न आ गया, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, कि आपके प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि चतुर्सेन शास्त्री जी हैं? बताइए अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं कौन है? तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, विष्णु प्रभाकर जी हैं अर्धनारीश्वर के लेखक। तो प्रश्न नंबर 15 भी क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 16 देख लो। प्रश्न नंबर 16 है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, कि आपके नाटक की कहानी? बताइए अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? सिंपल जवाब दोगे सी, नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसी की तरह आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, कि धर्मवीर भारती जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? बताइए पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों 17 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, कौन? जयप्रकाश भारती है। ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। भूलना मत, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो प्रश्न नंबर 18 क्या है? आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं आपके महादेवी वर्मा कहलाती हैं। ठीक है, तो 18 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर आप बात करें तो 19वां प्रश्न देख लो। 19वां प्रश्न यह है कि महादेवी की रचना है, बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन है इन चारों में से? गुंजन, नीरजा, की गीतिका, की झरना? बताइए महादेवी वर्मा की रचना कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो बी पे क्लिक कर देना, नीरजा, क्योंकि नीरजा जो है ना वो महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है,
चलो, तो 19 प्रश्न हो गया ना। अगला अगर हम प्रश्न बात करें आपको, तो देखो 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। मित्रता निबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी हैं, गुलाब राय हैं कि कुबेरनाथ। सिंपल जवाब दोगे, मित्रता निबंध के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन ए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो, गुनाहों के देवता ये जो है ना एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है कि कौन। इस उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इलाचंद्र जोशी जी हैं। अब आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। तो देखो, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो है वो है आपके धर्मवीर भारती। और ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ट्रिक लगा लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, और किसी भी तरह आप इस प्रश्न को याद कर लेना है। चलिए, अगर क्वेश्चन दूसरे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दूसरा देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है कि कलम का सिपाही, देखो क्या है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। वृंदावन लाल वर्मा जी की अमृत राय कि प्रेमचंद्र जी की, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कलम का सिपाही की रचना किसने की। और यह जो प्रश्न है बहुत पॉपुलर है और सिंपल भी है, क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दोगे। और कलम के सिपाही के जो रचना है वो किसने की है, तो अमृत राय ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना किसी भी कीमत पे। बात करें तीसरे क्वेश्चन, अजात शत्रु। देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा है। संस्मरण विधा की है कि रेखा चित्र की नाटक की कहानी। ठीक है, बताइए क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर क्या होगा कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु। चलिए, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। मेरी तिब्बत यात्रा ये कृति है किसकी है, राहुल संकृत्यान की है कि जयशंकर प्रसाद जी की है कि जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है। देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है मेरे प्यारे बच्चों वो राहुल संकृत्यान की है, और ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चौथा भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि जो ये निबंध है, और कह रहा है कि निबंध संग्रह किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल है कि जैनेन्द्र है। अब आपको बताना पड़ेगा इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गबन। देखो ये गबन जो है ना एक उपन्यास है, और पूछ रहा है कि ये उपन्यास जो गबन है वो किसकी है, प्रेमचंद्र जी के है कि प्रसाद जी की है कि निराला जी की है कि अज्ञेय की है। तो देखो गबन उपन्यास है किनकी, तो ऑप्शन ए, किनकी, प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर उनका बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, चलिए जो लोग नहीं याद है वो लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप 16 फरवरी को एग्जाम देने जाओगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 हो गया। 7 देखो क्या है, क्वेश्चन 7 है कि तितली। देखो क्या है, तितली उपन्यास है किसकी। तो मेरे प्यार बच्चों, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की कि प्रेमचंद्र जी की कि जैनेन्द्र की यशपाल। ठीक है, तो देखो मेरे प्यार बच्चों, तितली उपन्यास है ना वो है ऑप्शन नंबर 1 इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 8वां देख लो। और प्रश्न नंबर 8वां की अगर हम बात करें तो अच्छा प्रश्न है कि बर्फ की गुड़िया। देखो क्या है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं कि जयप्रकाश भारती जी की रामधारी सिंह दिनकर जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो 4 ऑप्शन है ना। देखो बर्फ की गुड़िया की जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों वो है जयप्रकाश भारती जी, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। और अगर ये बात करें 2022 में, तो 2022 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोगों को क्लियर कर रखना है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 हो गया ना, प्रश्न नंबर 9। देखो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो ठलुआ क्लब निबंध की रचना का, देखो ऐसे से है ना ये क्वेश्चन कि लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो देखो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, गुलाब राय जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आपको आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट करना कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, तो वह है आपके गुलाब राय जी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 10वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 10वां प्रश्न यह है कि मेरी अपनी आत्मकथा। देखो क्या है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है।
ठीक है। रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की आपकी कहानी, ठीक है। तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका आत्मकथा विधा की। आज से दिख भी रहा आप लोगों को क्वेश्चन में कि मेरी अपनी आत्मकथा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर छिपा हुआ है कि आत्मकथा बोल दिया, 100% आत्मकथा विधा की ही रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को याद कर पाओगे। चलो आगे अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 10 11वां देख लो। प्रश्न नंबर 11वां यह है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, देखो अच्छा प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है किनको, राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को। देखो एकांकी जो सम्राट है मेरे प्यारे बच्चों किनको कहा जाता है, तो वो है आपके राम कुमार वर्मा जी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर जितने बच्चे मुझसे पहले ही आप लोगों को आंसर ये बता दिए हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, कि नीड का निर्माण, देखो ये भी प्रश्न अच्छा है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि पांडे बेचन उग्र, पार्डन जो पूरा नाम उनका है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इनमें से कोई नहीं। देखो अच्छा प्रश्न है कि नीट का निर्माण किसकी रचना है, अगर हम बात करें तो आपका हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। तो 12 का ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते चलेंगे, जिनका क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करो, ठीक है। समय बिल्कुल कम है और ये कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसको 1 2 3 दिन में आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 हो गया ना, क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों की, त्याग पत्र, देखो अच्छा प्रश्न है। त्याग पत्र के जो लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार है, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी है, कि जयशंकर प्रसाद जी है, कि अमृतलाल नागर जी है, बताना है आप लोगों को। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है यह। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है आपके जैनेन्द्र कुमार, और ये अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को आता नहीं है, ठीक है। त्याग पत्र के लेखक, अब ये 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, समझ लीजिए। इतना अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को ये प्रश्न नहीं आता। चलो ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है भाई, इसको तो बता ही देना चाहिए आप लोगों को कि आंसू के रचनाकार कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छा प्रश्न है कि आंसू के रचनाकार कौन है, तो सिंपल आप जवाब दोगे कि जयशंकर प्रसाद जी। मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बता देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 14 हो गया, 15वां देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 जो मेरे प्यारों जो यह है कि प्रयोगवादी जो कवि हैं इनमें से कौन है, देखिए पूछता है प्रयोगवादी कवि कौन है, महादेवी वर्मा, कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि निराला जी हैं, कि गिरिजा कुमार माथुर हैं। अब आपको बताना है कि प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है। और हम बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरजा कुमार माथुर। बहुत लोगों को आंसर नहीं मालूम रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन अब याद कर लेना क्योंकि पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर, कि तुलसीदास हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है। तो अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें रचयिता कौन है, तो वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 16 का बी, ठीक है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लेना। बहुत लोगों को याद होगा, 90% बच्चों को जो ये प्रश्न है ना याद होगा, 10% ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा 10% वाले जो बच्चे हैं कि ये भी प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, ये तो सिंपल है भाई, बहुत लोग पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। मित्रता से आपके गद्यांश भी आते हैं, बहुत मोस्ट मोस्ट। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि विदा निवास मिश्र, की कुबेर नाथ, की गुलाब राय। अब मुझसे पहले आप आंसर आप लोगों को बता देना क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न यह है कि मेरी यूरोप यात्रा, देखो अच्छा प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, की कहानी, की निबंध, की रिपोर्टाज। देखो अच्छा प्रश्न है कि मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यात्रा वृत्त विधा की। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, देखिए मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा पे 100% यात्रा वृत्त ही होगा, ठीक है। चलिए देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है, मैं बात करता हूँ इसका कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ये नाटक है आप लोगों का ध्रुव स्वामिनी, और पूछ रहा है कि रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, कि उपेंद्र नाथ अस्क है।
ठीक है। तो देखो इसके थ्रू स्वामी नाट्य के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो अगला जो क्वेश्चन आप बताने वाले हैं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्रश्न आप लोगों के 100% में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस उस प्रश्न को, अब जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताना हूँ प्रश्न को ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं आप लोगों को। पहला मेन पॉइंट आप लोगों का सबसे पहले बनेगा कालावधि से। ठीक है, कालावधि से 100% प्रश्न बनना, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों की कालावधि से बनेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। जैसे बोला यहाँ पे कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है। देखो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, ये जो आप लोगों का यह डेट है, इस डेट को हम लोग किस युग कहते हैं, शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 से लेकर 1938 तक। ठीक है, दूसरा अगर युग की हम बात करें तो आता है शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग जो है वो 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक चलता है। 1938 से लेकर 1980, ये दोनों आप लोगों को याद होने ही चाहिए। एक तो 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग, अब 1938 से स्टार्ट होगा और 1980 तक चलेगा आप लोगों का शुक्लोत्तर युग। ये दोनों आप लोगों को अटैचमेंट करके ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो यहाँ से अभी स्टार्ट होगा आपका रीतिकाल। अभी रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों मर्ज करके याद कर लेना। जैसे रीतिकाल की काल मानी जाती है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, और 1843 ईस्वी से जस्ट स्टार्ट होती है और आज तक जो भी कालावधि चली आ रही है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल की कालावधि। तो रीतिकाल की कालावधि कितनी है, 1643 ईस्वी से 1843, और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 1843 से आज तक। ठीक है, तो देखो 4 हमने यहाँ पे कालावधि के बारे में बात किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अगला दोनों मर्ज कर लेना इसको, एक प्रगतिवादी युग को, एक प्रयोगवादी युग को। देखो प्रगतिवादी युग का जो डेट है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है, और वही 1943 से स्टार्ट हो जाता है और 1953 ईस्वी तक जाता है आप लोगों का प्रयोगवादी युग। ठीक है, तो ये दोनों युग आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखो हर एक दोनों अटैचमेंट है, इसका एक पेयर बन गया, इसका दूसरा पेयर, इसका तीसरा, तो 3 क्वेश्चन बस मात्र याद करना है और यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके बाद एक अलग बच जाता है आप लोगों का, एक द्विवेदी युग पूछता है। तो द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। तो लगभग देखो मात्र 3 क्वेश्चन याद करोगे तो उससे आपके 6 और एक 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इस मात्र 7 क्वेश्चन से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है मात्र इस 7 प्रश्न से। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारे बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो और एग्जैक्ट पढ़ो कि वही आने वाला है। ये नहीं कि फालतू की बहुत सारी चीजें पढ़े एग्जाम में आए ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आपको इतना कोई नोट्स दे देगा कहेगा याद करो, जितना याद कर पाओगे नहीं, कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो, एक नंबर आप लोगों को इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, 7 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया और यहाँ से 2-3 प्रश्न बना तो अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात आगे करें, अब यहाँ तो स्टार्ट होगा विशेषताएं या प्रवृत्तियां से। देखो 2 या 3 नंबर की विशेषता या प्रवृत्तियां भी आएगा, कम से कम 2 या 3 नंबर, 3 नंबर मान के चलो विशेषता से लेकर। देखो विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही चीज है। कभी कभी आपको विशेषता पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रवृत्तियां पूछ लेगा, तब घबराना नहीं आपको। आप समझ जाना कि विशेषता और प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होती है। अब कौन कौन से याद करना है, देखो पहला मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप लोगों का है पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो देखो एक विशेषता तो इसकी ये है कि इस युग का जो साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। ठीक है, और दूसरा है कि इस युग का जो गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाह पूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो यह 2 विशेषताएं आपके शुक्लोत्तर के साहित्य की 2 विशेषताएं हैं। तो दोनों आप लोगों की ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं विशेषता आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से विशेषता आप लोगों को पूछा जाएगा और कौन से विशेषता को आपको याद करके जाना। तो एक तो पहला हमने बता दिया, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से दूसरा आपका होगा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषता पूछा है तो सिंपल आप जवाब दोगे, एक तो लिखोगे श्रृंगार रस की प्रधानता और एक लिखोगे कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, ये रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को रीतिकाल का मालूम चल गया। दूसरा आ गया यहाँ पे आधुनिक काल। आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो आधुनिक काल की जो विशेषता है, एक होती है आपका जीवन के यथार्थ की प्रधानता, याद कर लो अभी, और दूसरी होती है बौद्धिकता की प्रधानता। इसको अभी लिख लो और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है,
आधुनिक काल भी हो गया, यहाँ पे रीतिकाल भी हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आएगा आपका प्रयोगवाद की विशेषता। देखो प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी होती है? एक होता है आपका घोर वैयक्तिकता और एक होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही देगा, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में दोनों देता है, कभी कभी एक भी दे देता है, तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक देगा तो आसानी से आप कर डालोगे, ठीक है। और कभी कभी चार ऑप्शन में दोनों दे देता है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी आप जवाब दे पाओगे। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रयोगवाद भी हो गया आप लोगों का, प्रयोगवाद हो गया, तो अब प्रगतिवादी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे प्रगतिवादी युग की विशेषता कौन कौन सी होती है। देखो प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है, एक तो पहला आपका हो गया मानवतावादी प्रवृत्तियां और दूसरा हो गया विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ठीक है। ये जो दोनों विशेषता आपको दिखाई दे रही है किसकी है, तो प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 110% बनेंगे, ठीक है, इस बात की गारंटी है हमारे यहाँ से। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, क्षयवाद युग की विशेषता, ठीक है, कि क्षयवाद युग की विशेषता पूछता है तो सिंपल है इसका, एक तो आपका श्रृंगार एवं प्रेम वेदना और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, याद भी होगा, बहुत सिंपल सिंपल है इसका, ठीक है। अगर सोते समय भी आप 10 मिनट 5 मिनट इसको देखकर सो जाते हो तो ये सारी चीज रिवाइज रहेंगी आपको, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा जैसे ही चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है इन प्रश्नों को, ठीक है। तो क्षयवाद युग की विशेषता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो एक यहाँ से इसको हटाते हैं और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नई कविता की पूछता है, तो मैं आप लोगों को नई कविता का बता देता हूँ यहाँ पे, जैसा दे पा रहे हो। नई कविता की प्रमुख जो विशेषता है कौन सी है, तो वो है आपका बौद्धिकता की प्रधानता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका बौद्धिकता की प्रधानता, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला जो प्रश्न बनने वाला है ये तो आप लोगों को लिखित बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 या 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से रचना से। अब जो मैं रचना बताने वाला हूँ पूरे किताब का इंपॉर्टेंट रचना में लेकर आया हूँ, ठीक है, लेखक और रचनाएं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ परीक्षा गुरु, ठीक है। तो परीक्षा गुरु जो रचना है वो किसकी है, तो श्रीनिवास दास की है। आप लोग जो जो बता रहा हूँ उसको मेन मेन है आप लोग याद कर लो, ज्यादा नहीं है, मात्र 20 होंगे, अधिक से अधिक 20 होंगे, बस वो याद कर लोगे। इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को। किताब में तो आप लोगों को बहुत दिया, 150 दिया है, 200 दिया है, तो 200 याद करोगे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि कम याद करोगे और वही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और आराम से आप नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। तो देखिए वो आपका श्रीनिवास हो गया परीक्षा गुरु। दूसरा है आपका यहाँ पे साहित्य लोचन रचना के जो लेखक हुए हैं श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। और तीसरा है ठलुआ क्लब के रचनाकार जो है वो लेखक है गुलाब राय। सेवा सदन के जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र, ठीक है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अतीत के चलचित्र, इसके जो लेखक है वो है आपके महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगला अगर हम बात करें तो देखो एक आता है साहित्यावलोकन। ये जो लेखक हैं ये आपका रचना है, इस रचना के जो लेखक हैं वो है विनय मोहन जी, ठीक है। ये तो 2022 में बहुत बार पूछा, ये जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं सारे 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। और बहुत साल पहले से लगातार पूछे आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से याद कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो जो अगला आप लोगों का रचना है वो है सूरज का 7वां घोड़ा, और इसके जो लेखक हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है, धर्मवीर भारती जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा की जो रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला नोट करो लहरों के राजहंस, और लहरों के राजहंस जो है वो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर। अगला देखो कलम की सिपाही, ये तो बहुत नॉर्मल है और पॉपुलर भी प्रश्न है, याद भी होगा आप लोगों के। कलम की सिपाही के जो लेखक है वो कौन है, अमृत राय हैं। फिर क्या भूलूं क्या याद करो, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो अब ज्यादा नहीं है, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि आत्मकथा, और आत्मकथा के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। आत्मकथा के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और है आपका त्याग पत्र के जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को ध्यान में बिल्कुल आप लोगों को रखना है। क्या है, जैसे देखो राहुल संकृत्यायन, ये जो लेखक हैं इनके 2 रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, और एक है आपका मेरी यूरोप यात्रा। ये दोनों इनकी रचनाएं आपको याद होना चाहिए, राहुल संकृत्यायन की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है।
आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला आता है रामचंद्र शुक्ल। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपकी चिंतामणि और दूसरा आपका रस मीमांसा। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में 100% आप लोगों के आएंगे, बस आप लोगों को टिक करना होगा। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के दो यहाँ पे रचना है, एक तो चिंतामणि और दूसरा रस मीमांसा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के देखिए कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो एकदम आप लोग आईएमपी लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लगा लो इनकी रचनाओं को। जैसे देखो तितली हुआ, कंकाल हुआ, कामायनी हुआ, अजात शत्रु हुआ और एक वोट। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है, टोटल 5 रचना दिखाई दे रहा है, ये पांचों इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से तो प्रश्न आना अनिवार्य, 100% आना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए। इन पांचों के लेखक एक ही हैं, कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, याद कर लोगे ना, भूलना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। आगे अगर हम बात करें तो अगला है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनके दो रचना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है मेरी आत्मकथा और दूसरा है आपका शिक्षा और संस्कृति। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो देखो 20 ऑब्जेक्टिव हमने क्वेश्चन करा दिया। अब मैं आता हूं आप लोगों को 3 वर्ष का प्रीवियस पेपर कराने वाला हूं, एक 2019 का और एक 2000 आपका 20 का, एक आपका 2022 का, क्योंकि 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। अब तीनों के पेपर का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूं आप लोगों को, महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, एक 2022 का 801 ए और एक पेपर और 2022 का है 801 आपका ए बी। ये जो दो पेपर हमने लिया है और इसी के आधार पर हमने एक पेपर और ले लिया 2020 का, क्योंकि 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, और इसी के आधार पर एक पेपर और ले लिया 2019 का। अब मैं करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा एनालिसिस और इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ये आप पेपर देखो 801 ए। ठीक है, इसमें जो गद्यांश दिया है उसको देखो। इसके बाद हमने एक पेपर लिया यहाँ पे 801 ए बी, इसका जो गद्यांश यहाँ पे दिया है इसका देखो, पहला गद्यांश देखो। ठीक है, अब चुपचाप देखते रहना और इसका पूरा सोल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ। एक गद्यांश है इसका देखो, ये वाला। इसके बाद अगर हम देखें एक गद्यांश और इसका, तो यहाँ पे देखो, अब आपको खुद मालूम चल जाएगा, मैं पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। अब सोल्यूशन के साथ में करने वाला हूँ। देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबका मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ, इसका पहला, इसका पहला, इसी तरह पूरा करूंगा, भले ही वीडियो जितनी बड़ी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये है कि नंबर आना चाहिए इसका। और ये तीर लगा दिया, इसमें क्वेश्चन का जोर सबसे भयानक होता है। ठीक है, और इसमें भी यही है क्वेश्चन का जोर, समझ लीजिए ये वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का जोर। 801 ए में भी पूछा था और 801 ए बी में भी पूछा था, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो पहले इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चारों को मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाद तब जाके हम लोग अथवा भी देखेंगे इसका ख वाला। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं सोल्यूशन, और यही सब 2023 में आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, और जो जो प्रश्न में कराना है सबको मैं लेकर आता हूँ सामने। देखो यही था, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या होता क्या है। अब आप सोचोगे, देखो 2022 में जो पेपर आया था वही पेपर 2023 में आएगा, यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अब ये 2022 का पेपर है, जो कि एकदम सेम ही है। देखो सेम यही गद्यांश आप लोगों का इसमें भी दिया है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ में देखिए रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो ऊपर वाला दिया है यहाँ तक। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यहाँ तक। और 2023 में क्या करेगा कि नीचे वाला दे देगा, 2023 में आपको नीचे वाला दे देगा। कहां से? यहाँ से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, देखो यहाँ से दे देगा, किसी युवा पुरुष की संगति यहां से लेकर यहां तक दे देगा। सेम होता है, लेकिन जो रेखांकित अंश की व्याख्या चेंज कर देता है। 2022 में यहां तक दिया था ना, 2023 में यहां से लेकर यहां तक दे देगा। ठीक है, तो दोनों दे सकता है, या तो यही दे देगा या तो इसको नहीं देगा तो इसको दे देगा। तो अगर बस मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो बस ऊपर वाला का जानोगे, नीचे वाला का नहीं कराऊंगा तो फिर नीचे वाला आ जाएगा, तो कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसलिए मैं इसको पूरा लिख के लेके आऊं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, ताकि संपूर्ण आपको जानकारी हो। पहला भी पूछेगा तो भी बता दोगे, दूसरा पूछेगा तो भी बता दोगे। ठीक है, देखो और इसके नीचे प्रश्न आपको पूछा गया है ये वाला,
पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 100 वाला में 3 प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं, पूरा टोटल इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं हर एक चीज का। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे, इसको मैं साइड रखता हूँ, इसका देखो सोल्यूशन यहाँ से। पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अब देखो संदर्भ में क्या होता है कि जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, हिंदी गद्य खंड से लिया गया है, और उसमें मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख रहे हैं। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहां तक, यहां तक। केवल कुसंग का जो भयानक होता है, यह केवल नीति और शक्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक जो ये वाला है, ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका हम लोग करने वाले हैं। देखो तो लिखेंगे यहाँ पे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। देखिए इसको समझाने के लिए कुछ है नहीं, समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अन्यथा मतलब बता भी देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार घातक बुखार अगर आपको हो जाता है तो वो बुखार आपको जान प्राण को ले लेता है, उसी तरह अगर बुरी संगति आपको मिल जाएगी तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, वो आपके नैतिकता को, जो आपका सदाचार, मन, बुद्धि है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, बस यही आप इसको बस नोट कर लो, नोट्स कॉपी बना लो छोटा सा, यही जितना करा रहा हूं इस वीडियो में यही सब करके चले जाओ एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं। द्वितीय यही मैं आपको बताने वाला हूँ, कहां तक, देखो यहां तक। युवा पुरुष की संगति यहां से लेकर यहां तक, ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहां तक अंडरलाइन कर देगा, तो मैं दिखा देता हूँ जो लिख के लेके आया हूँ। यहां तक देखो, यह है यहां से लेकर यहां तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब इसका देखो, इसका हम लोग व्याख्या देखने वाले, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो नोट करो। मानव जीवन में युवा अवस्था जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को क्या करती है, उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें, अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो उसे गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, जो हमें गिरने नहीं देती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब इसको नोट कर लो। अब इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे। मतलब कहने का मतलब ये चीज कह रहे हैं कि कुसंगति युवा मनुष्य की सारी प्रगति को रोक देती है। जिस प्रकार इस बताए हैं उन्होंने, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के पैर में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो पत्थर आगे नहीं बढ़ने देता है, और क्या करेगा, उस पत्थर अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो पत्थर आपको गिरा भी देगा। उसी प्रकार बुरी संगति आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, बल्कि दिन प्रतिदिन आपको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न और दिया आएगा, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक देगा। जैसे ये 3 प्रश्न है ना, तो तीनों में से कोई एक देगा जरूर। जैसे इसमें दिया, देखो तीनों में से कोई एक ही ना दिया है कि युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तीनों में से दिया है, लेकिन मैं तीनों को बता देता हूं कि ताकि तीनों में से कोई भी आएगा आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखोगे, जब पूछेगा तो लिखोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। सिंपल। इसके बाद दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए तब यह आएगा, तो कैसे लिखोगे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बांस के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। बस अगर प्रश्न में यह दे दे कि कुसंग क्या क्या प्रभाव होता है, तब कैसे उत्तर लिखोगे, तब यह उत्तर लिखोगे कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, और इसके साथ साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। बस कंप्लीट भैया, ये कंप्लीट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये 2 पेपर में दिया था।
ये दो पेपर, एक 801 एई में और एक 801 एबी में। देखो पहला क्वेश्चन का जो ये दोनों 22 के पेपर है, तो समझ लो 23 में 100% ये आने वाला है, इसको अब लिख लो। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। देखो पहला पहला हो गया ना इसका सबका। अब देखो जो इंपॉर्टेंट मैं वो आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। अब इसको देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, मैं पहले दिखा देता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके देख लो और नोट कर लो इसको। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर हमारी मूर्ति बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलांतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। और ये प्रश्न आपसे पूछा है, अब इसका पूरा फुल डिटेल में हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तैयार करना, 100% आएगा। ठीक है, एक प्रश्न नहीं बचेगा जी, एकदम बिल्कुल 70 में 70 करा के मानूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, लिख के गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। ठीक है, कोई लड़का फेल नहीं होगा, पूरे का पूरे टॉपर बनेंगे, इतना गारंटी मेरी। देखो यही ना था। है? देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले पूछा है पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बिल्कुल हम संदर्भ, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, किस तरह लिखना ये भी सीख लो अभी। देख लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, प्रश्न उत्तर तीसरा खड़ा डालोगे, फिर लिखोगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। बस। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो कहां तक बोला है, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब देखो क्या है, कितना सिंपल है। लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। बस हो गया। एक प्रश्न और पूछा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसका भी सोल्यूशन हम लोग बताएंगे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए जो बता रहा हूं बस ध्यान से आप इसको सुनते जाइए। इसके बाद देखिए अब यह वाला देखो मेरे प्यारे बच्चों, वाकई में कमाल का है प्रश्न। एक प्रश्न नहीं छूटेगा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, और यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अरे कमाल का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कमाल का प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए यही ना था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कमाल का प्रश्न है। तो इसमें भी 2 देता है, जैसे उस वाले प्रश्न में जो अभी हमने आपको दिखाया, इसमें आप लोगों को नीचे वाला का पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो नीचे वाला, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, देखो यहाँ तक दिया है। कौन जानता 2023 में आगे वाला देते तो क्या करोगे, इसलिए दोनों लिख के लेके आए हम। ठीक है, देखिए प्रश्न नीचे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखें, क्योंकि हमने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोग सुन भी लिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग लिखेंगे पहले संदर्भ। देखो लिखेंगे कैसे संदर्भ, कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके जो लेखक है ना वो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता नामक कहानी से उद्धृत है, लिया गया है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके श्री जयशंकर प्रसाद जी। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहां तक, यहां तक, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक। तो देखो अगर यह आ जाएगा ऊपर वाला तो कैसे लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई, और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बस हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यह वाला
यहां तक। फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, अगर इसमें दिखाने की बात करें तो वही तो है, द्वितीय रेखा की दस की व्याख्या वही। फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो कैसे लिखोगे, देखो ये आ जाता है तो ऐसे लिखोगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। एक चीज और याद रखिए, अभी हम लोग गद्यांश कर रहे हैं जी, अभी हम लोग पद्यांश भी करेंगे, संस्कृत के भी गद्यांश करेंगे, संस्कृत के भी पद्यांश करेंगे। बहुत सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। एक नंबर आप लोगों का इधर उधर नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। तो ये भी आप लोगों का हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन इसके नीचे दो प्रश्न और पूछा गया है, पूछता है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आएगा तो कैसे लिखोगे, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। आगे अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न अगर आ जाता है तो कैसे लिखोगे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। जो जो बता रहा हूं ना, बस आप लोग अच्छे तरीके से उसको नोट करते रहो। बस गद्यांश मेरे प्यारे, तो बस इतना गद्यांश अगर आपको तैयार है ना, तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है, पास होने से। ठीक है, चलिए बस इतना तैयार है तो, और पूरा भी तैयार करूंगा तो 95 नंबर से पार। ठीक है, चलो तो देखो ये भी हो गया आप लोगों का। आगे अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पद्यांश है। गद्यांश का काम खत्म, मैं साइड करता हूँ, अब पद्यांश देखेंगे। चलिए अब हम पद्यांश देखने वाले हैं। तो देखो पद्यांश में ये है कि देखो ये लो, जो पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो ये पेपर कोड देखो क्या है, 801 ए और यह पेपर कोड देखो 801 AC। इसमें भी वही पद्यांश सुनी सुंदर बेन सुधार सानी यही है ना, इसमें भी देखो 801 ए। ठीक है, और इसमें भी आप लोगों का यही है। मतलब ये जो आप लोगों का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, लाइव प्रूफ में मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह बताऊंगा तो आप लोगों को तो विश्वास होता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को लाइव सब कुछ ला के दिखा के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि इन प्रश्नों को आप याद कर पाओ। चलिए अब इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि देखो बोलता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए ससंदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। आपने इसे नोटिस कर लिया, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट कर लिया ना, इसको दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। आपका संदर्भ कैसे लिखोगे, देखिए इसका संदर्भ यह है कि देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, वही लिख के लेके आया हूँ मैं कि सुनी सुंदर बेन सुदारसा ने। देखो संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वनपथ शीर्षक से, मतलब वनपथ शीर्षक कविता से क्या है, यह अवतरित है। कवितावली से लिया गया है, और किस काव्यखंड में संकलित, तो वनपथ शीर्षक से अवतरित लिया गया है कविता से। और इसके जो रचयिता है वो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, यह संदर्भ में लिखना है। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि प्रसंग भी लिखा जाता है। मैं इसको थोड़ा साइड करूं तब आपको अच्छे समझा पाऊंगा। प्रसंग देखिए, कभी भी आप लोग पद्यांश लिख रहे हो तो इसमें प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है। प्रसंग का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों पे बात की गई है वही पूछा जाता है। तो देखो प्रसंग में हमने लिखा है कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी ने अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे पद्यांश, ये जो पद्यांश आप देख रहे हो ना, इस पूरे पद्यांश में यह बात किया गया कि सीता जी अपने हाव भाव से ही अपने मतलब राम के बारे में सब कुछ बता देती है। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से व्याख्या हम लोगों का स्टार्ट होता है। और देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या बताना होता है। ठीक है, ये पूरा नोट कर लो। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। देखो लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले क्या तुम्हारे लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर जो चतुर सीता जी ने उनके मनोभावों को समझ गई, मतलब समझना चाह रहे हैं ना क्या करना चाह रहे हैं। मतलब गांव की लड़कियों ने सीता जी से पूछा कि ये तुम्हारे सुंदर सावले रंग वाले जो हैं ये कौन है आपके। तो उनकी भाषाओं से उन्होंने समझ गया कि पूछना क्या चाहती हैं लोग। फिर देखो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे कि उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के जो संकेत को समझकर सभी जो सखियां थी उनकी, सीता जी की, राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां क्या गई हो, खिल गई हो। ठीक है, बस समाप्त हो गया ये। ठीक है, ये भी आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश और याद करके जाना, तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। 2023 में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखो यही ना था। अब देखो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे क्या, संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ठीक है, अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब वही चीज बता दी हूं आप लोगों को कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों की बात की गई है उसी प्रसंग में लिखते हैं। देखो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो पद्यांश दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक, ये पूरे पूरे पद्यांश हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो कैसे लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां से नोट करो। लिखेंगे अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का जो बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रखना चाहिए और देश प्रेम पर पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से शोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही क्या होता है कि मनुष्यता की जो मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लो पूरा। अब पूरा का पूरा खत्म हो गया। बस इतना ही अवगत पद्यांश, आपको दो पद्यांश जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है तैयार है ना, तो समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक ही करना होगा और दोनों में से तो 100% एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। देखो अगर संस्कृत के गद्यांश की बात करें ना तो 3 पेपर है, तीनों में हम बता देता हूं आप लोगों को। पहले अब तीनों वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी के चैप्टर का ही पूछता है तो कंफर्म बात है। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का ना, लेकिन इस बार 5 नंबर का पूछेगा, याद रखना है। देखो यह और यह आपको दिख रहा है, यह और यह जो आपको दिख रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, तो तीनों का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग उसका देखते हैं, पहले वाला का। अब मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको। ठीक है, यही है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना। पहले इस प्रश्न को आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये तो गद्यांश चल रहा है ना संस्कृत का, संस्कृत का पद्यांश भी आपको बताऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूँ ताकि आपको अनुभव हो जाए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले तो आप ऊपर की देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और लास्ट का भाषा एवं कार्य, ये आप लोगों को हेडिंग बनानी है ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पद्यांश किया। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति यहाँ से ले लिया और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा भाषा एवं कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमने भाषा एवं कार्य तक यहाँ तक ले लिया। पहले इस तरह आप लोगों को डाल देना है। प्रसंग आपको पूर्वोत्तर डालना। प्रसंग का मतलब ये चीज हमने बताया है। प्रसंग में अभी आपको बताता हूँ कौन सा लिखना है। देखो प्रसंग में ये वाला लिखना है, नोट कर लो, क्योंकि तीनों वाराणसी से था इसलिए हमने बस एक बार लिख दिया है और उसको आप लोग उसी में बार बार लिखना है, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, बस यही आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो अनुवाद। अब इसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। तो लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की जो केंद्र स्थली है
यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, बस अनुवाद खत्म, 5 नंबर मिल गया। बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखिए यह वाला जो है वो वाराणसी प्राचीन काल देव है। ठीक है, कहाँ गया उसको मैं आपको बताता हूँ। यह वाला आप करने वाले हैं। देखो, वाराणसयम प्राचीन कालदय गेहे गेहे विधाय, यहाँ से लेके अध्ययनम प्रचलित, इसका हम लोग करने वाले हैं। 5 नंबर का आएगा इस बार। देखो, वाराणसयम प्राचीन कालदय अध्ययनम प्रचलित, इस तरह हेडिंग आपको डाल देना है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। बस संदर्भ में भी वही सेम रहेगा क्योंकि तीनों ही वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में वही चीज। ठीक है, अब अनुवाद ही मेन होता है, अनुवाद लिखेंगे इसका। देखो कैसे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का जो ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बस यही इसका अनुवाद है मेरे प्यारे बच्चों। इसको तैयार कर लेना, 3 ही है, तीनों तैयार कर लोगे ना तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो ये भी हमने बता दिया। एक और बच गया, उसको बताने वाला हूँ, ये वाला देखो, नोट कर लो। इयम नगरी विविधता धर्माणम, ये जो है आप अच्छे से तरीके से इसको नोट कर लो, यहां से लेके परिपालयति तक। चलिए इसको देखते हैं। देखो वही चीज लिखा है, इयम नगरी विविधमारणम परिपालयति तक। ठीक है, प्रसंग वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रसंग में वही लिखना है। हाँ, अनुवाद चेंज होगा इसका। देखो इसका अनुवाद क्या है, यहाँ एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, यही है, इसी का अनुवाद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्रों में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। बस ये भी आप लोगों का खत्म हो गया, तो तीनों हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों इसका पद्यांश। ठीक है, अब देखो तीनों का पद्यांश जो है, इसमें एक पेपर देखो बता देता हूँ, एक पेपर यह पद्यांश जो है और ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है 2 पद्यांश। ठीक है, और ये मेरे पास देखो 3 पेपर है और ये मेरे पास 4 पेपर है और एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है पेपर का। ठीक है, मतलब टोटल 5 हमारे पास हैं और पांचों का मैं आप लोगों का एक ही जगह लिख के लेके आया हूँ पद्यांश। ठीक है, ये बार बार आता है। ठीक है, जो 5 आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है। पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद यह होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों
और सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग ना हो। और सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे 5 नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 5 टोटल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से, और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है, पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखो इसका संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है, जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, तो यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे, नामक पाठ से अवतरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है, मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है? वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा तो 100%। ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती, कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत, ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से? जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। किस चैप्टर से लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, अनुवाद इसका क्या है? तो देखिए, मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है। ठीक है, एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो इतना सिंपल टॉपिक है, और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको, ये 5 ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे, और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो, चौथा, चौथा क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है चौथा? मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मीयते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो वाराणसी की पवित्र के बारे में बात किया गया। ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे? हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है। क्या है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपिन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है? ठीक है, अब देखो कितना छोटा है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूति विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं? ठीक है, बस हो गया। तो ये चौथा आप लोगों का है। ठीक है, देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, देखो पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्यै स्वर्ग जित्वा वा भोचे से महिम निराशीर
निर्मम्यो भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हो गया। अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ, और संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, यहां तक तो सब में है भाई। किस चैप्टर से लिया गया? तो वीरह वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी का अनुवाद था इसका, जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया, इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया। अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।